अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फहद अंसारी। दोस्तों, नवंबर 1999 को जावेद इकबाल डीआईजी को एक लेटर लिखता है जिसे वो आगे एसपी को फॉरवर्ड करते हैं और वो जावेद इकबाल को पकड़ते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के बाद छोड़ देते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा आदमी है, ये कैसे 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। ये कहकर उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये जावेद इकबाल आखिर है कौन? इस वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जावेद इकबाल एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने वाला था। 4 बहनों और 5 भाइयों में उसका छठा नंबर था। उसके वालिदैन के मुताबिक वो एक ज़हीन बच्चा था, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ मुसलसल कंपैरिजन की वजह से उसमें शदीद एग्रेशन पैदा होने लगा। अगर उसे मनपसंद चीज ना मिलती तो वो खुद पर तशद्दुद करने लगता। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद उसके वालिद ने उसे लोहे का बिजनेस स्टार्ट करके दिया और फिर आगे की कहानी इंतहाई दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, ये बात है नवंबर 1999 की। लाहौर पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें एक खौफनाक कन्फेशन होता है और वो कुछ यूं है: मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ, पूरी दुनिया तक मेरा पैगाम पहुँचाया जाएगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा और मैं उनके बच्चों को अगले जहां में बगैर कफन के कटर के जरिए भेजूंगा। इस लेटर में एक एक विक्टिम का नाम, पता, सब कुछ लिखा होता है और आखिर में एक घर का एड्रेस लिखा होता है, 16B रावी रोड। डीएसपी तारिक केम्बो अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ उस एड्रेस पर जाते हैं और जब दरवाजा खटखटाते हैं तो 38 साल जावेद इकबाल नामी शख्स बाहर आता है। पुलिस को लेटर के मुतालिक सवाल करने पे जावेद अपने सर पे गन रखकर पुलिस को ही धमकाने लगता है कि अगर वो यहाँ से ना गए तो वो खुद को शूट कर देगा। पुलिस बिना कुछ पूछे और बिना घर की तलाशी लिए वहां से ये कहकर चली जाती है कि लगता है ये शख्स कोई मजाक कर रहा है, ये आदमी क्या किसी का कत्ल करेगा, वो भी 100 बच्चों का। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े सीरियल किलर को ऐसे आसानी से छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर 22 नवंबर 1999 को डेली जंग अखबार के चीफ क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती को एक लेटर मसूल होता है। उसे खोलने पर चिश्ती साहब को उसमें 75 बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं और एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आज मेरे 100 बच्चों का कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या काम किया है। मैं अपने 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ, वो मेरे मुकम्मल कत्लों का कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाएंगे तो आपको मुकम्मल सबूत मिल जाएंगे, तब आपको मालूम होगा और पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। ये लेटर पढ़ने के बाद चिश्ती साहब के जहन में 2 बातें आती हैं कि या तो कोई इस आदमी को फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर इसने वाकई कोई जुर्म किया है। जब वो क्राइम लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें दरवाजे पे ताला लगा मिलता है और वो दीवार फैलान कर अंदर दाखिल होता है तो सामने ही उन्हें 85 शूज के पेयर्स मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े मौजूद हैं। एक रूम में एसिड के कुछ ड्रम्स भी मौजूद होते हैं और उसमें से इंतहाई बदबूदार स्मेल आ रही। जब वो ड्रम खोलते हैं तो उसमें उन्हें बहुत से बच्चों की लाशों के लोथड़े मिलते हैं। एसिड से उनके हाथ भी जल जाते हैं। दोस्तों, वो सारा क्राइम सीन वैसा ही था जैसे जावेद इकबाल ने उन्हें लिखकर भेजा था। इसके अलावा उन्हें दीवार पे कुछ कार्ड्स लगे हुए मिलते हैं जिन पर कुछ ये लिखा हुआ था: कुछ बॉडीज को मैंने जानकर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज इनकी तस्दीक कर सके और अब मैं दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, न्यूज़पेपर के जरिए जब ये न्यूज लोगों तक पहुंचती है तो इसके बाद उस घर के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है जिनके बच्चे इस पिछले कुछ अरसे में लापता हुए और कुछ वालिदैन अपने बच्चों की चीजों को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह का जुल्म और बर्बरियत शायद इस मुल्क में कभी पहले ना देखा गया। दोस्तों, इसके बाद 29 नवंबर 1999 को जावेद इकबाल जंग अखबार के ऑफिस में जाकर सरेंडर कर देता है और बताता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बहुत से जर्नलिस्ट उससे सवालात करते हैं और फिर पुलिस उसे वहां से अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेट करने पे वो बताता है कि जब उसके वालिद ने उसे लोहे का बिजनेस स्टार्ट करके दिया तो वहाँ वो मुस्लिम बच्चों को हायर करता था क्योंकि वो बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। उसकी 2 शादियां हुई और दोनों साल से ज्यादा ना चल सके। इसके बाद उसने आर्केड वीडियो गेम शॉप खोली जिसमें गली के बच्चे सारा दिन जमा रहते थे, गेम्स खेलते थे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बच्चों को बहला फुसला कर अपने घर ले जाना और उनके साथ नाज़ेबा हरकत करना।
1997 میں فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اسے اپنی پراپرٹی سیل کرنی پڑی اور وہ لاہور شفٹ ہو گیا، جہاں آتے ہی اس نے دادا دربار کا رخ کیا، جہاں سے وہ بآسانی ان بچوں کو کھانے کا لالچ دے کر گھر لے آتا۔ اس کے علاوہ بس اڈوں پر موجود گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو بھی اس نے اپنا شکار بنایا۔ دوستوں، اس وحشی انسان نے ایک دن دادا دربار سے ایک 18 سالہ لڑکے کو اپنے گھر لا کر اپنی اسی ہوس کا نشانہ بنایا، اور پھر رات کے وقت جب جاوید سو رہا تھا تو اس لڑکے نے رائفل کے پچھلے حصے سے اس شدت سے جاوید کے سر پہ مارا کہ اس کی چیخوں سے پورا محلہ جمع ہو گیا اور پولیس آ گئی اور اس پہ ریپ کا چارج لگا اور سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے مارے گئے۔ 100 کوڑے۔ اس مار پیٹ کی وجہ سے وہ پورے 22 دن کوما میں رہا۔ اس کی فیملی نے بھی اسے ڈس اون کر دیا سوائے اس کی ماں کے، جو اس کی تکلیف پر آنسو بہاتی رہی، اور پھر اس کے اندر کا شیطان پوری طرح سے اس پر حاوی ہو گیا۔ دوستوں، اس نے 16 راوی روڈ پہ ایک کرائے کا مکان لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل دیا، میں چل پھر نہیں پایا، جیسے میری ماں روئی تھی میں بھی بہت سی ماؤں کو رلاؤں گا۔ 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں سے۔ دوستوں، اس کے بعد صرف 147 دن کے اندر پورے شہر سے 100 بچے لاپتہ ہوئے۔ وہ پہلے بچوں کی پکچرز لیتا، انہیں کھلاتا پلاتا، پھر انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ان کے گلے میں زنجیر ڈال کر ان کا قتل کرتا، پھر ان کی باڈیز کو ایسڈ کے ڈرم میں ڈال دیتا۔ دوستوں، 100 میں سے صرف 57 باڈیز ایسی تھی جن کی شناخت ہو سکی۔ اس سب کے بعد اس گھنونے مجرم جاوید اقبال کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے بہت سے بیان بدلے۔ کبھی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر ان بچوں کا قتل کیا، کبھی کہتا ہے کہ کوئی بچہ قتل نہیں ہوا، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا۔ لیکن اب ظاہر ہو چکا تھا، تمام ثبوت موجود تھے۔ جج نے اس کی جھوٹی اسٹیٹمنٹس کو نہ مانا اور اسے ایسی سزا سنائی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ سنائی گئی ہو، اور وہ یہ تھی کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر اسی زنجیر سے لٹکا کر پھانسی دی جائے اور اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے اسی طرح ایسڈ کے ڈرم میں ڈبویا جائے۔ یہ سزا سن کر کچھ فورن این جی اوز جاوید اقبال کی مدد کو آ پہنچے۔ یہ ایسی سزا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سزا کو تبدیل نہ کیا گیا۔ دوستوں، پھر ایک دن 9 اکتوبر 2001 کوٹ لکھپت جیل میں جاوید اقبال کی لاش ملی۔ رپورٹ کے مطابق اس نے اپنی قمیض سے خود کو پھندا لگا کر سوسائڈ کر لیا، لیکن یہ بات ایک راز بن کے رہ گئی کہ واقعی اس نے سوسائڈ کیا یا اسے مروایا گیا۔ دوستوں، اس واقعے کو گزرے 20 سال ہو چکے، لیکن ان والدین کا دکھ آج بھی تازہ ہے جن کے معصوم جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ دوستوں، دعا ہے اللہ اس ملک کی اور ہماری نسلوں کی ایسے وحشی درندوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا رشتہ دار اور دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ